देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रेन स्मट ऑफ सोरघम इज कॉज्ड बाय। तो सोरघम के अंदर जो स्मट होती है उसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक ग्रेन स्मट अपन से पूछा गया है। तो एक एक करके अपन सारे ऑप्शन को देखते हैं। देखो जो स्पेसिलोथिका क्रुएंटा है ये लूज स्मट कोज करता है, और स्पेसिलोथिका रेलियाना जो है ये हेड स्मट कोज करता है, और स्पेसिलोथिका सोरघाई जो है उसको अपन कवर्ड स्मट या ग्रेन स्मट कहते हैं, कवर्ड और ग्रेन स्मट। और टोलिपोस्पोरियम एहरनबर्गाई जो है वो लॉन्ग स्मट कोज करता है। हालांकि ये सारी स्मट जो हैं उनका कनेक्शन हेड से ही है, बट ग्रेन स्मट स्पेसिलोथिका सोरघाई करता है, जिसको अपन कवर्ड स्मट भी बोलते हैं। यहाँ पे जो ओवेरी मास होता है वो पूरा का पूरा स्पोर मास से भर जाता है और कवर्ड रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जो कवरिंग होती है उसको पेरिडियम बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा अपने पास स्पेसिलोथिका सोरघाई। यहाँ पूछा गया कि डिफरेंशियल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। डिफरेंशियल का मतलब जो सभी रेसेस के लिए बराबर ना हो, अलग अलग रेसेस के लिए अलग अलग प्रकार का हो, तो इसे अपन वर्टिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो सबके लिए बराबर होता है उसको अपन हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो सभी रेसेस के लिए सेम ना हो उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। जो कुछ पैथोजन रेसेस के लिए होता है, सम पैथोजन रेसेस, नॉट ऑल। अगर सभी के लिए होता है तो हम उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो डिफरेंशियल का मतलब किसी किसी के लिए या सब में बराबर नहीं है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल रेजिस्टेंस। यहाँ अपन से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो गलत है वो अपन को बताना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। टैप टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय राइजोक्टोनिया सोलेनाई, तो ये गलत है। एक्चुअल में टैप टॉक्सिन जो होता है वो स्यूडोमोनास की स्पीसीज है, स्यूडोमोनास सिरंजी, और उसका पैथोवार है टबेकी। तो ये गलत है, तो राइट आंसर तो अपना यही हो जाएगा फर्स्ट वन। टैप टॉक्सिन का कनेक्शन है वो स्यूडोमोनास सिरंजी से। अगले ऑप्शन को देखते हैं। विक्टोरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉक्लीबोलस विक्टोरी, ये बिल्कुल से सही है। ये एक्चुअल में जो वाइल्ड फायर डिजीज होती है वो कोज करता है, वाइल्ड फायर डिजीज। थर्ड ऑप्शन लिखा है टैप टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेरिया अल्टरनाटा। अब देखो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आरपीसी ने इसको सही से सोल्व नहीं किया है। तो एक्चुअल में टैप टॉक्सिन नहीं है, ये टेंटॉक्सिन होता है। अल्टरनेरिया अल्टरनाटा जो प्रोड्यूस करता है उसको अपन टेंटॉक्सिन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे टैप टॉक्सिन नहीं है, टैप टॉक्सिन तो पहले आ गया है। तो टैप टॉक्सिन तो आपका स्यूडोमोनास सिरंजी करता है, और फेसियोटॉक्सिन जो होता है वो स्यूडोमोनास सिरंजी स्पीसीज पैथोवार जो फेसियोलोकोला जो मुंह मोट के अंदर जो इन्फेक्शन कोज करती है वहाँ पे बनते हैं। तो टॉक्सिन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैन क्रॉप्स के जो टॉक्सिन्स हैं वो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि टैप टॉक्सिन नहीं है ना, ये टेंटॉक्सिन होता है। तो ये आप करेक्शन करेंगे। यहाँ पूछा गया है कि पक्सीनिया होर्डियाई जो होता है फंगस, वहाँ अपन को बताना है कि जो के अंदर डिजीज कोज करता है वो प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट डिग्रेड। तो देखो यहाँ पे मेनली जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं उनका मैटर होता है ये, और यूरिडोस्पोर्स यहाँ पे जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उसको अपन एस्ट्रेज बोलते हैं।
एस्ट्रेज एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इनका जो टारगेट होता है वो होता है क्यूटिकुलर वैक्स। यानी कि जब पेनिट्रेशन होता है तो सबसे पहले क्यूटिकल को पेनिट्रेट करना होता है, और क्यूटिकुलर वैक्स को टारगेट करते हैं एस्ट्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में या एस्ट्रेज एंजाइम की हेल्प से। तो राइट आंसर अपने पास आएगा कि जो एंजाइम्स हैं यूरिडोस्पोर से जो एंजाइम सीक्रेट होंगे जर्मिनेशन के टाइम पे, वो क्यूटिकुलर वैक्स को डिग्रेड करते हैं। एफ्लोटॉक्सिन्स के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। एफ्लोटॉक्सिन्स आर मोस्ट कैंसर कोजिंग टॉक्सिन्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फ्लेवस। और कई बार ये जो क्वेश्चन होता है ये मूंगफली से जोड़ के भी आता है। ये जो मूंगफली के दाने होते हैं, अगर उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा एस्परजिलस फ्लेवस का, तो वहाँ पे एफ्लोटॉक्सिन्स बनते हैं जिनसे बाद में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स आते हैं। तो आंसर विल बी फोर्थ वन। यहाँ पूछा गया था कि जैसे रिसिटिन है, पिसेटिन है, फेसोलिन है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो एक्चुअल में ये फाइटोलैक्सिन कंपाउंड्स हैं जो इन्फेक्शन के रिस्पांस के अंदर प्लांट बनाता है, उनको अपन फाइटोलैक्सिन्स बोलते हैं। तो फाइटोलैक्सिन्स के एग्जाम्पल हैं, ना कि फाइटोटॉक्सिन्स के। यहाँ पूछा गया है कि हमें मैचिंग करनी है, कुछ जीन दिए हुए हैं अपन को और बाद में उनके रेजिस्टेंस के लिए रोल है। ओके, तो ये काफ़ी टिपिकल लेवल क्वेश्चन आप मान सकते हो। चलो एक एक करके देखते हैं। HM1 जो जीन है उसका कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस जीन ऑफ मैच, कि जो मक्का होता है, मक्का के अंदर रेजिस्टेंस के लिए काम करता है। और एक्चुअल में जो कॉकलीबोलस फंगस होता है, कॉकलीबोलस फंगस, उसके रेजिस्टेंस के लिए ये जीन है वो काम करता है। जो डिजीज़ कोज होती है उसको अपन ईयर रॉट डिजीज़ बोलते हैं। तो ए में तो आपका सी कनेक्ट होगा। उसके बाद में जो CF9 प्रोटीन है, इसका कनेक्शन है रेजिस्टेंस जीन फॉर टोमेटो। और ये जो क्लेडोस्पोरियम इन्फेक्शन होता है, क्लेडोस्पोरियम इन्फेक्शन जो होता है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, और डिजीज़ का नाम होता है लीफ मोल्ड डिजीज़। तो CF9 को अपन D से जोड़ेंगे, यानी कि BD से होगा। उसके बाद में है L6, और L6 का कनेक्शन है लाइनम यूसीटैटसिमम, यानी कि जो फ्लैक्स का पौधा होता है उसकी डिजीज से है, कि यार उनके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाने वाली प्रोटीन है। एक्चुअल में जो रस्ट डिजीज होती है उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस प्रोटीन होती है। ऐसे अपन बात कर सकते हैं XA21, और इसका कनेक्शन राइस में रेजिस्टेंस के लिए है, मेनली जो बैक्टीरियल ब्लाइट्स होती हैं उनके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज। तो डी में अपन को ए लेना है। तो ये जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है ये हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल जाएगा, CDBA। तो ऑप्शन फर्स्ट में कॉम्बिनेशन है वो सारा करेक्ट कॉम्बिनेशन है। बाकी कौन सी प्रोटीन कहाँ से कनेक्टेड है वो आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एबायोटिक फैक्टर फॉर ब्लैक हेड डिजीज ऑफ पोटैटो, कि आलू है वो बीच में से काला पड़ जाता है, उसको अपन ब्लैक हेड डिजीज बोलते हैं। ये एक्चुअल में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से होता है, यानी कि लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, और कुछ केसेस के अंदर स्टोरेज में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो लो ऑक्सीजन एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन ड्यूरिंग स्टोरेज, ये डिजीज़ हमेशा ही आपको स्टोरेज के टाइम पे मिलती है। तो स्टोरेज आलू के अंदर हमें ब्लैक हेड मिलता है। यहाँ पूछा गया कि वन ऑफ द फॉलोइंग फंगस प्रोड्यूसिंग एल्कलॉइड अर्गोटीन। तो अर्गट डिजीज में हमें अर्गोटीन मिलता है। तो अर्गट तो यहाँ पे जो है वो क्लेविसेप्स
वही हम अर्गट फंगस बोलते हैं, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, जो कि अर्गट ऑफ राई डिजीज कोज करता है। अर्गट ऑफ राई डिजीज कोज करता है। तो आंसर तो हो जाएगा आपका क्लेविसेप्स परप्यूरिया यानी कि अर्गट ऑफ राई। एस्पेरिलस नाइजर जो होता है उसको अपन ब्लैक मोल्ड बोलते हैं। राइजोपस स्टोलेनिफॉर्म जो उसको अपन ब्लैक ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। और स्क्लेरोसियम रोल्सपाई जो है वो साउदर्न ब्लॉटिंग फंगस है, सॉरी साउदर्न ब्लाइट, ब्लॉटिंग नहीं ब्लाइट, साउदर्न ब्लाइट डिजीज कोज करने वाला फंगस है। तो अर्गोटिन अर्गट से जुड़ेगा, तो अर्गट का जो फंगस है वो क्लेविसेप्स परप्यूरिया है। अगर बाजरे की बात करेंगे तो बाजरे के अंदर क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस होता है। अर्गट ऑफ बाजरे जो है ना वो क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस करता है, और परप्यूरिया है वो राई में करता है। दोनों में अर्गट होता है। यहाँ तक कि फंजाई कैन बी स्टैंड, कि फंजाई को स्टैंड करने के लिए हम कौन सा डाई काम में लेते हैं, तो हम लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू से स्टैंड करते हैं। तो आंसर विल बी सेकंड वन, लैक्टोफिनॉल एंड कॉटन ब्लू। देखो सैपरिन अपन नॉर्मल काम में लेते हैं, ग्लिसरीन भी आप लोग जानते होंगे। जो मेलेचिट ग्रीन है इसका इस्तेमाल अपन सिल्क और जो कॉटन है उनके फाइबर्स को स्टैंड करने के लिए काम में लेते हैं। सिल्क एंड कॉटन यानी कि जो सेलुलोजिक होते हैं उनके लिए। देन ऊज टेस्ट के बारे में पूछा गया है ना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ऊज टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट, कि कौन सी चीज़ का पता लगाने के लिए ऊज टेस्ट करते हैं। तो एक्चुअल में जो बैक्टीरियल पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ जो सॉफ्ट थ्रोट डिजीज़ होती हैं उसमें इन्फेक्टेड पार्ट्स से जब क्रैक्स, जैसे मान लो कि आपके पास कोई टोमेटो है और इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल जो सॉफ्ट रॉटनिंग है हो जाती है, तो उसमें क्रैक्स हो जाएंगे और इन क्रैक्स में से पानी की यानी कि वाटरी ड्रॉप्स हैं वो निकलने लग जाती हैं, और इसको अपन एक्चुअल में ऊज बोलते हैं। ऐसे जो अर्गट डिजीज होती है वहाँ पे भी जब इन्फेक्शन होता है तो स्पेसियल स्टेज आती है, वो भी हमें ऊज को ही बताती है। तो एक वाटरी सब्सटेंस जो क्रैक्स वगैरह में से बाहर निकलता है उसको अपन ऊज बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई सैंपल है उसको अपन पानी में रखें और उसमें अगर ऊज निकल रहा है यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके अंदर है, तो वो ऊज पानी में डिजोल्व हो जाएगा, पानी है वो गदला हो जाता है यानी कि टर्बिडिटी आती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए हम ऊज टेस्ट करते हैं। यहाँ बताना आपको कि ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन, अपन जो ऑटोक्लेव से स्टरलाइजेशन करते हैं, इज डन एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट एट ए प्रेशर ऑफ। तो ऑटोक्लेव के अंदर जो प्रेशर है वो कितना होता है ये अपन को बताना है। देखो एक तो यहाँ पे नोट करना कि 15 मिनट की कोई ज़रूरी नहीं है, अपन नॉर्मली इसको 30 से 60 मिनट तक भी कर सकते हैं। और प्रेशर जो होता है वो 15 है ना, PSI होता है। PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये प्रेशर का मेजरमेंट होता है कि प्रेशर की जो यूनिट होती है वो PSI होती है। PSI का मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच जो प्रेशर होता है, लेकिन वैल्यू होती है 15। तो ऑटोक्लेव के अंदर 15 PSI के ऊपर अपन जो स्टरलाइजेशन है वो करते हैं। यहाँ पूछा गया कि स्टैंडर्ड ब्लोटर टेस्ट इज यूज्ड टू। ब्लोटर टेस्ट का मतलब जो ब्लोटिंग पेपर होता है, तो अपन ब्लोटिंग पेपर की शीट लेते हैं, ब्लोटिंग पेपर की कुछ शीट्स लेते हैं पैटी डिश के अंदर, और उनके ऊपर हम जो सीड होते हैं है ना उनको रख देते हैं और उनको भिगो देते हैं। और अगर इनमें फंगस होगा तो उस फंगस से जो ग्रोथ है वो हमें नोटिस होती है। तो ये जो टेस्ट है एक्चुअल में जो सीड का हेल्थ है यानी कि फंगल इन्फेक्शन उसमें है या नहीं उसके लिए काम में आता है। दिस इज़ फॉर फंगल इन्फेक्शन। अगर फंगस है तो ब्लोटिंग पेपर में मॉइस्चर होता है, सेलुलोज होता है और यहाँ पे ग्रोथ उसकी आ जाएगी।
और उसके बाद में एक पॉइंट आप इसमें ऐड करेंगे कि लगभग अपन फिल्टर पेपर के ऊपर इन शीट्स को 7 डेज के लिए रखते हैं। उसके बाद में हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और जो माइक्रोस्कोप काम में आता है उसको अपन स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे देखो सीड वायबिलिटी है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके लिए अपन टीटीसी टेस्ट करते हैं। जो टेट्राजोलियम साल्ट होता है उससे जो टेस्ट किया जाता है उसको अपन टीटीसी मेथड बोलते हैं, जिसमें जो सीड होता है, एम्ब्रियो होता है, वो पिंक कलर के हो जाते हैं, पिंक रेड कलर के हो जाते हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। बट यहाँ पे ब्लोटर टेस्ट का था, तो वो सीड हेल्थ यानी कि फंगल इन्फेक्शन है या नहीं उसके लिए होता है। देखिए यहाँ पूछा गया है कि द साइज ऑफ फंगल स्पॉर इज मेजर्ड इन, है ना, बाय विच टेक्निक। तो फंगस के जो स्पॉर्स हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, माइक्रोन के अंदर उनकी साइज होती है। तो इतने छोटे स्पॉर्स को मेज़र करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको अपन माइक्रोमीट्री बोलते हैं, जिसमें अपन स्टेज माइक्रोमीटर, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, है ना, ये काम में लेते हैं। तो स्टेज और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को जब हम काम में लेते हैं तो हमारी टेक्निक होती है वो माइक्रोमीट्री कहलाती है। तो माइक्रोमीट्री टेक्निक से हम इनको साइज इनका मेजर करते हैं। देखो जो पैथोमीट्री होता है वो एक्चुअल में जो भी कोई डिजीज होती है उसका इंसिडेंस, है ना, या उसकी जो सीवियरिटी होती है, डिजीज है या नहीं है तो कितनी है, उसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है। टर्बिडिटी कोई भी लिक्विड होता है उसका गदलापन मेजर करने के लिए होता है। माइक्रोटोमी है वो बहुत ही पतले जो सेक्शन कटिंग होती है, थिन सेक्शन कटिंग, उसके लिए काम में लिया जाता है। तो स्पॉर्स की साइज की बात है तो माइक्रोमीट्री आंसर होगा। ये था कि इन एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए जो होता है विल माइग्रेट टूवर्ड, क्योंकि देखो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी बैकबोन में फॉस्फेट होते हैं, उनसे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है ना उसकी तरफ जाएगा। तो इसे अपन बोलेंगे एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो आंसर विल बी 4, क्योंकि डीएनए नेगेटिव होता है तो ये अपोजिट चार्ज यानी कि एनोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। यहाँ पर को बताना है कि द सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेटिंग बैक्टीरिया इन ग्रोथ मीडियम। तो कोई भी ग्रोथ मीडियम में अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं वहाँ पर बैक्टीरिया को आइसोलेट करना चाहते हैं तो हमारी सबसे सिंपल टेक्निक है वो कौन सी होती है। देखो इसके लिए क्या होता है कि हम एक पैट्री डिश लेते हैं और इस पैट्री डिश के अंदर हम जो हमारा सैंपल होता है उसमें इनोकुलेशन लूप को लेके फिर इसमें अपन ऐसे धारियाँ बना देते हैं, और फिर जहाँ जहाँ धारियाँ हैं अगर उसमें बैक्टीरिया आए हैं तो वहाँ पे कॉलोनीज बन जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं स्ट्रिक प्लेट मेथड। तो स्ट्रिक प्लेट मेथड है वो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है। देखो अगर हम सीरियल डाइल्यूशन करेंगे तो हमें जो बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन है मीडियम में वो प्राप्त होती है। एमपीएम है, इससे भी अपन जो काउंट है, नंबर है, वो प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। प्योर प्लेट मेथड जो होता है इससे भी हम काउंटिंग और आइसोलेशन ऐसे काम करते हैं। तो आइसोलेशन पूछा गया था ना कि काउंटिंग पूछी गई थी। तो आंसर क्या होगा, स्ट्रिक प्लेट मेथड यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ओके, यहाँ बताना है कि प्लांट वायरसेस को हम किसकी सहायता से देखते हैं। तो डेफिनेटली बात है कि प्लांट वायरसेस वो काफ़ी छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं। तो आंसर इज 3rd वन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर से पूछा गया कि इंडियन टाइप कल्चर कलेक्शन यानी कि ITCC उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है। तो ये जो सेंटर है ये पूसा नई दिल्ली में लोकेटेड है। तो आंसर तो हो जाएगा आपका 4th वन। अब इसके बाद में आप थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए
कि इसकी जो स्थापना है वो 1936 में की गई है और एक्चुअल में यहाँ पे जो पैथोजेनिक फंजाई होते हैं और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनके कल्चर को मेंटेन किया जाता है, उनके कल्चर को मेंटेन किया, उनके कल्चर फॉर्म के अंदर उनको मेंटेन किया जाता है। फंजाई की बात करेंगे तो ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेंटेन होते हैं और बैक्टीरिया है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेंटेन होते हैं। एक चीज़ और आपको नोट करनी है कि फंजाई के कल्चर को मेंटेन करने के लिए 5% ग्लिसरॉल सॉल्यूशन काम में आता है, जबकि बैक्टीरिया के लिए 50% ग्लिसरॉल सॉल्यूशन है वो काम में आता है। तो इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंडर में काम करने वाला एजेंसी है ITCC, जो पूसा नई दिल्ली में स्थित है और ये एक्चुअल में एक कल्चर लैब है ना, जहाँ पे जितने भी इंडिया के आपके जो भी पैथोजेनिक फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको कल्चर फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाता है ना, लिक्विड आपका ग्लिसरॉल्स और लो टेम्परेचर कंडीशंस में। तो आंसर विल बी 4th वन। ये काफ़ी सिंपल सी बात पूछी गई है कि सॉलिडिफाइंग एजेंट अगार अगार जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो रेड एल्गी हैं उनसे, उनकी सेल वॉल से निकलने वाला एक पॉलीसैकेराइड है जिसको अपन अगार अगार के रूप में काम में लेते हैं और जो लिक्विड मीडियम है उसको सॉलिडिफाई करते हैं। यहाँ पूछा गया कि कंट्रीब्यूशन ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीज साइकिल ऑफ स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि पक्सीनिया की बात हो रही है। ये पक्सीनिया का जो साइकिल है उसके बारे में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो प्रोफेसर करमचंद मेहता यानी कि केसी मेहता का है। तो आंसर तो हो जाएगा आपका फर्स्ट वन। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो सेकंड ऑप्शन है MM पायक सर, ये एक्चुअल में जो इंडियन पैथोलॉजिकल सोसाइटी है IPS उसके ट्रेजर हैं। ऐसे ही BB मुंडकर जो हैं ये इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी जो है इसको इन्होंने फाउंड किया था, फाउंडेड, इसके संस्थापक हैं, फाउंडेड इन 1947। और S नागार्जुन हैं, इनका जो मेन काम है ये भी व्हीट ट्रस्ट पे ही इन्होंने मेजर काम किया है। ये भी इंडियन फाइटोपैथोलॉजिस्ट हैं, व्हीट ट्रस्ट, लेकिन मेनली इनका काम है वो नीलगिरी हिल्स के ऊपर है। तो जो नॉर्थ इंडियन मैदानी भाग है वहाँ पे स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट का जो एनुअल साइक्लिंग होता है, रिकरेंस जो होता है, उसका अध्ययन का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो प्रोफेसर केसी मेहता सर का है। यहाँ पूछा गया है कि द फर्स्ट कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम फॉर द प्लांट डिजीज फॉरकास्टिंग, कि जो प्लांट डिजीज है उनकी भविष्यवाणी करने के लिए पहला जो कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो कौन सा है। तो ये आंसर तो है एपिडेम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ओके, एपिडेम जो है वो 1969 के अंदर यूज़ किया गया था और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए किया गया था, अल्टरनेरिया सोलनाई। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो एपीवेन है, एपीवेन भी एक प्रकार का फोरकास्टिंग सिस्टम है, लेकिन ये काम करता है एप्पल स्कैब के लिए, एप्पल स्कैब के लिए फोरकास्टिंग सिस्टम है। टॉमकास्ट, जैसा कि थोड़ा सा आप नाम से समझ जाएंगे, ये टोमेटो के लिए, टोमेटो के अंदर जो ब्लाइट डिजीज होते हैं उनके कास्टिंग के लिए है। और ब्लाइट कास्ट जो है ये 1975 के अंदर डेवलप किया गया था और इसका मेन पर्पज़ है वो लेट ब्लाइट है। जो पहला था वो अर्ली ब्लाइट को लेके है एपिडेम, जबकि जो ब्लाइट कास्ट है वो लेट ब्लाइट यानी कि जो लेट ब्लाइट फंगस है ना, ये उसके लिए। थोड़ा सा दोनों का डिफरेंस है, आप इस चीज़ को ध्यान देना। और फिर आप एक पॉइंट इसमें ऐड करेंगे कि अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें
कि इंडिया के अंदर जो पहला कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन प्रोग्राम है वो है झुलसा कास्ट, JHULSA, झुलसा कास्ट। तो झुलसा रोग होता है ना, ब्लाइट डिजीज जो होता है, झुलसा कास्ट है वो दिया गया है इंडिया के लिए। आप झुलसा कास्ट याद रखेंगे, बाकी वैसे आप एपिडेम जो है ऑप्शन सेकंड। यहाँ पूछा गया था कि कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, है ना, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले के बाद है, यानी कि जो अस्टिलेगो हॉर्डियाई है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है ना, वो कौन सा रस्ट है। तो ये एक्चुअल में मोनोसाइक्लिक रस्ट है जो अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पे पूरा कर लेता है। तो आंसर तो इसका आएगा मोनोसाइक्लिक। देखिए यहाँ पूछा गया कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर द डिजीज डेवलपमेंट ऑफ द स्टेम एंड फुट रॉट ऑफ पपाया। तो पपीते के अंदर स्टेम और फुट रॉट डिजीज जो होती है उसके लिए जो डिजीज़ के फैलने के हिसाब से जो उपयुक्त एनवायरमेंटल कंडीशन है टेम्परेचर वाइज वो बतानी थी आपको। तो ये जो कंडीशन होती है ये 27.5 से लेके और 30 डिग्री तक होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वन। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करेंगे कि ये जो इन्फेक्शन है ये फाइटोप्थोरा से होता है, फाइटोप्थोरा, और स्पीशीज का नाम है पाल्मीवोरा। तो स्पेसिफिक पपाया के लिए क्वेश्चन था और टेम्परेचर वाइज बताना है, तो 27.5 से 30 डिग्री तक होता है। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि इन केस ऑफ लूज स्मट ऑफ वेट, है ना, लूज स्मट ऑफ वेट की बात हो रही है, अस्टिलेगो ट्रिटिसाई, अस्टिलेगो ट्रिटिसाई की बात है कि असेसमेंट ऑफ लॉसेज, कि उसमें फसल में कितना नुकसान हुआ है, खाद्यान्न के उत्पादन में कितना नुकसान हुआ है, वो हम फसल के कौन से स्टेज में करते हैं। क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो दानों में होता है, कर्नेल पार्ट में होता है, तो हेडिंग के टाइम पे करते हैं। पौधे में जब बाली निकलती है उसको हेडिंग बोलते हैं। तो आंसर विल बी हेडिंग। ये क्वेश्चन था कि द नंबर ऑफ प्लांट यूनिट्स इन्फेक्टेड इन ए पॉपुलेशन इज नॉन एज, यानी कि मान लो कि कोई भी जगह है वहाँ पे आपके फसल के पौधे लगे हुए हैं, तो वो पॉपुलेशन हो गई, और उसके अंदर नंबर ऑफ प्लांट यूनिट्स, है ना, नंबर ऑफ प्लांट यूनिट्स जो इन्फेक्टेड हैं उसको हम क्या बोलते हैं, राइट। तो देखो इसको अपन बोलते हैं डिजीज इंसिडेंस। तो आंसर तो हो जाएगा फोर्थ वन। ठीक है, डिजीज इंसिडेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका नंबर और प्रपोर्शन, नंबर और प्रपोर्शन ऑफ प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स, कि पौधे या पौधे के हिस्से, ठीक है ना, और जिनमें आपको डिजीज दिखती है, डिजीज्ड इन ए सैंपल, और सैंपल का मतलब हो जाएगा पॉपुलेशन। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितने प्लांट या प्लांट पार्ट्स, है ना, जो आपको डिजीज मिलते हैं उसको अपन डिजीज इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, यही था कि प्लांट यूनिट्स, प्लांट पार्ट। इसके बाद में जैसे मैटर है कि डिजीज सीवियरिटी किसे बोलते हैं। सीवियरिटी को आप ऐसे समझें कि ये होगा आपका एक्सटेंड ऑफ प्लांट टिश्यू, कि किस हद तक एक्सटेंड ऑफ प्लांट टिश्यू, है ना, विथ सिम्टम्स, कि पौधे के जो टिश्यूज हैं, लीव्स हैं, जो भी आप लेना चाहें, जो भी डिजीज में सिम्टम्स यहाँ पे आते हैं ना, तो वहाँ पे जो सिम्टम्स हैं उनका एक्सटेंड क्या है, वो सीवियरिटी है। कम है तो कम सीवियर है, ज़्यादा है तो ज़्यादा सीवियरिटी है।
इसके बाद में है डिजीज़ की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अपन तीव्रता को बोलते हैं। ये आप ऐसे समझेंगे कि ओवरऑल अमाउंट है, ओवरऑल अमाउंट ऑफ डिजीज प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। तो किसी भी पॉपुलेशन में डिजीज़ की जो ओवरऑल मात्रा होती है उसको अपन इंटेंसिटी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होगा कि इंटेंसिटी के अंदर इंसिडेंस और दूसरा जो आपका सीवियरिटी होता है, ये दोनों इंक्लूड होते हैं कि कितने भागों में है और किस हद तक है, ये दोनों चीज़ उसमें इंक्लूड होती हैं, तो वो बन जाएगा आपका इंटेंसिटी। ठीक है, और ये बच गया आपका डिजीज़ इंडेक्स। और डिजीज़ इंडेक्स का मतलब एक सिंथेटिक वैल्यू होती है जो अपन बाद में कैलकुलेट करके निकालते हैं। दिस इज ए सिंथेटिक वैल्यू फ्रॉम इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब इंसिडेंस और सीवियरिटी, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम जो आगे और वैल्यू सिंथेसाइज करते हैं उसको अपन एज ए इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, तो वो डिजीज इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ प्लांट यूनिट्स, तो ये है ना प्लांट पार्ट्स के आधार पे अपन क्या आंसर देंगे, डिजीज इंसिडेंस।